नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। बशीर बद्र भोपाल के बड़े फेमस शायर हुए हैं। उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि गरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो। गरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है, गरूर कम कर दे। लगता है ट्रंप से किसी ने कह दिया है कि भैया जरा गरूर अपना कम कर दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उम्मीद की जा रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। किसी ने उससे पूछा कि ईरान में कितना वक्त लगेगा, ईरान का मामला कब खत्म करेंगे, ईरान में समझौता कब होगा। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप याद कीजिए कि वियतनाम में हम 18 साल तक थे। अब वियतनाम में जब ट्रंप 18 साल की बात कर रहे हैं तो उनको तुरंत यह भी याद आया होगा कि वियतनाम से ट्रंप बहुत बुरी तरह से हार के निकले थे। ट्रंप नहीं, अमेरिका बहुत बुरी तरह से हार के निकला था। शायद अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार जो हुई थी वो वियतनाम में हुई थी। तो एक तरफ ट्रंप 18 साल की बात कर रहे हैं और वियतनाम को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान से अराक्ची का बयान आता है और वो कहते हैं कि हमारे जो फ्रोजन एसेट हैं वो जब तक डिफ्रीज नहीं किए जाएंगे, हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम सीज फायर के लिए दोबारा नहीं जाएंगे। और मियाद तय करते हैं 48 घंटे की, कि अगर 48 घंटे के अंदर सीज फायर पर कोई गंभीर बात नहीं होती है, कोई सीरियस बात नहीं होती है, तो 48 घंटे में सीज फायर टूट भी सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कल ईरान में तेहरान के आसमान पर धमाकों की खबर आई, और इन धमाकों की खबर आई तो बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिखने लगे कि तेहरान के ऊपर बमबारी हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि तेहरान ने अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया था। एयर डिफेंस आप समझते हैं, मतलब अगर दुश्मन की मिसाइलें आए तो उनको आसमान में ही खत्म किया जा सके। अगर दुश्मन के जहाज आए तो जैसे पिछली बार आसमान में उनको गिराया गया था वैसे ही दोबारा गिराया जा सके। यह एक्टिवेशन क्यों हुआ था उसको भी समझना बहुत जरूरी है, फिर ट्रंप की बातों पर लौटूंगा मैं। यह एक्टिवेशन इसलिए हुआ था कि इजराइल से लगातार यह खबर आ रही थी कि नेतन्याहू ने अपने मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई है, और अमेरिका से नेतन्याहू लगातार यह कह रहा है कि ईरान पर दोबारा हमले की हमें इजाजत दी जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कार्ट्स का बयान आया, कार्ट जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है उसका बयान आया, और उसने यह कहा, वही कहा जो ट्रंप ने कहा था, उसी को दोहराया कि हम ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं और हम ईरान को दोबारा स्टोन एज में पहुंचा देंगे। अपने अगल बगल देख लेना चाहिए कि इजराइल का ईरान ने क्या हाल किया है, और अगर इस बार ये हमला करेंगे तो वाकई कोई स्टोन एज था कम से कम ईरान के पास जहां वो पहुंच सकता है। इजराइल को कहीं ऐसा ना हो कि वो इलाका छोड़कर यूरोप में फिर से अपने पुराने ठिकानों की तरफ लौटना पड़े, क्योंकि यह जंग अगर दोबारा शुरू होती है तो वो कितनी खतरनाक जंग होगी, इसके बारे में आप बहुत कायदे से जानते हैं और समझ सकते हैं। यह जंग दोबारा शुरू होगी तो पहले ही ईरान ने कहा हुआ है कि उसके निशाने कहां कहां होंगे। फुजैरा में आग लगेगी, आर्मको में आग लगेगी, कतर में आग लगेगी, हर जगह आग लगेगी, और सबसे ज्यादा कहीं आग लगेगी तो वो इजराइल के अंदर लगेगी। ये बात सब लोग जानते हैं। यही वजह है कि ट्रंप लगातार अपनी बातों से पलट रहा है। एटॉमिक बम को लेकर पूछा गया कि क्या आप ईरान के ऊपर एटॉमिक बम गिराएंगे, उसने सीधे कह दिया नहीं नहीं, यह करना तो बहुत गलत है, एटॉमिक बम गिराना तो बहुत गलत है, हम किसी भी हाल में ईरान के ऊपर एटॉमिक बम नहीं गिराएंगे। क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि आर्मी जनरल्स की मीटिंग में जब उसने एटॉमिक बम की बात की, जब न्यूक्लियर कोड मांगा जिस कोड से एटॉमिक बम एक्टिवेट होते हैं, तो उसके आर्मी ऑफिसर्स ने बुरी तरह से झिड़क दिया और कहा कि ईरान हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम किसी भी हाल में एटॉमिक कोड आपको नहीं देंगे और एटॉमिक बम का इस्तेमाल ईरान में करने की इजाजत नहीं देंगे। तो ट्रंप जानता है कि अगर वो एटॉमिक बम गिराना भी चाहेगा तो इजाजत नहीं मिलेगी अमेरिका के जनरल से उसको, और वो एटॉमिक बम गिरा नहीं पाएगा। इसलिए अब वो कह रहा है, कल तक धमकियां दे रहा था कि हम सभ्यता को उड़ा देंगे और फला कर देंगे और ढिमका कर देंगे, लेकिन आज कंडीशन ये है कि वो कह रहा है कि हम एटॉमिक बम नहीं गिराएंगे। ऐसे ही चीन ईरान को हथियार दे रहा है, इस बात को लेकर अमेरिका में बहुत तमाशा मचा था। पीट हेग्सेथ ने और दूसरे लोगों ने कहा था कि अगर ऐसा होता है, अगर चाइना हथियार देगा ईरान को, तो हम चाइना के ऊपर ये सैंक्शन लगा देंगे, वो सैंक्शन लगा देंगे, दुनिया भर की बात हुई थी।
लेकिन कल जब ट्रंप से यह पूछा गया कि चाइना ईरान को हथियार दे रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो ट्रंप ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी तो बहुतों को हथियार देते हैं। ये तो वही बात है जो हम लगातार कहते हैं कि आप हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहते हैं, आप कहते हैं चाइना और रशिया ईरान को हथियार दे रहे हैं, आप कहते हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज की मदद कर रहा है, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है? बिना अमेरिकी मदद के, बिना अमेरिकी हथियारों के, और सिर्फ अमेरिका नहीं, जर्मनी से लेकर फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, तमाम कंट्रीज से अगर हथियार ना मिले, अगर सपोर्ट ना मिले, तो इजराइल 24 घंटे मुकाबला नहीं कर पाएगा ईरान का। पिछली 12 रोजा जंग में हमने देखा था कि 10 दिन बीतते बीतते इजराइल का क्या हाल हुआ था और कैसे वो अमेरिका के सामने एकदम जमीन पर पसरा हुआ था कि प्लीज आओ और हमको बचाओ, और अमेरिका के आने के बाद ही वो जंग खत्म हुई थी। तो अगर ईरान को चाइना और रशिया दे रहे हैं हथियार और इससे किसी को दिक्कत है, तो फिर इजराइल को जो सारी दुनिया हथियार पहुंचा रही है, हिंदुस्तान से भी हथियार पहुंचते हैं, उस पर दिक्कत क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। खैर, कल इस सवाल का जवाब खुद ट्रंप ने दे दिया जब उसने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार पहुंचा रहा है तो हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए, आखिर हम भी तो तमाम मुल्कों को हथियार पहुंचाते हैं। असल में सारा मामला जो टिका हुआ है वो अमेरिका की नाकाबंदी पर टिका हुआ है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं और इस पर भी ट्रंप ने कल एक बात की जिससे समझ में आता है कि बातचीत क्यों टूटी। दरअसल इस्लामाबाद में जब ईरान और अमेरिका दोनों थे, वहां पर जेडी वांस भी था और यहां से कालीबाफ भी गए हुए थे, अराक्ची भी गए हुए थे, तो जो बातचीत हो रही थी उससे जेडी वांस लगभग भागा था और यह बात लग रही थी कि कोई मैसेज उसको ऐसा मिला जिसके बाद उसको लगा कि अब बातचीत नहीं हो सकती। कालीबाफ, अराक्ची और उनकी टीम पूरी तैयारी करके गए थे। उनको मालूम था कि किस पर झुकना है और किस पर अड़ जाना है, और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल का फार्मूला दिया था और यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हम टॉल वसूलेंगे लेकिन जहाजें सबकी जाने देंगे, जहाज नहीं रोकेंगे तो दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होगी। यह बात ईरान ने कही थी और शायद नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि साफ साफ ईरान ने कहा था कि सारी दुनिया के हम जहाज जाने देंगे, हम अमेरिका के जहाज भी जाने देंगे, लेकिन इजराइल का जहाज पैसे देने के बावजूद यहां से गुजरने नहीं देंगे। अब इस पर प्रेशर बनाकर अमेरिका इतना करवा सकता था कि भाई इजराइल से पैसा ले लो लेकिन उसकी जहाज गुजरने दो। अब यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती कि ईरान को पैसा देकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से उसके जहाज गुजरें, और इसी मुद्दे पर बातचीत टूट गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल ट्रंप ने यह कहा कि हम तो तैयार थे, हमने सारा कुछ कर लिया था, डील होने वाली थी, लेकिन ईरान ने जो प्रपोजल दिया था उससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उसको, ईरान को रोज की 500 मिलियन की कमाई होती, और मैं ये नहीं चाहता था कि ईरान को कमाई हो। जबकि आप देखिए ट्रंप पहले भी कह चुका है कि उस कमाई में हम कुछ बंटवारा कर लेंगे, दोनों मिलकर कंट्रोल कर लेंगे, कमाई में उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कल ये कहता है जब उससे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पूछा गया, जिस पर मैं लगातार बात करता रहा हूं कि उसके बयान जो आते हैं वो बाजार के लिए आते हैं, कुछ लोगों को पता होता है क्या बयान आने हैं और उसके बयान के हिसाब से वो पहले ही शेयर खरीद या बेच लेते हैं, जिससे उनको अरबों खरबों का फायदा होता है। ये बात हम पहले ही कह रहे हैं, बीबीसी बाकायदा इस पर एक शो कर चुका है। और कल जब उससे पूछा गया कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है वो क्या है और उस पर आप क्या कहेंगे, तो उसने कहा था कि दुनिया तो एक जुआ घर है, दुनिया एक कसीनो है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने पूछा कि आप क्या इस बात को नहीं मानते हो कि दुनिया एक कसीनो है? एक खबर और मैं आपको बता दूं जो सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। मादुरो को जिस तरह से उठाया गया आप लोगों को पता है, वो कहानियां दुनिया भर में अब सबको पता है, लेकिन एक नई कहानी सामने आई है। मादुरो को उठाने के लिए जिन सैनिकों को भेजा गया था उनमें से एक ने सट्टा बाजार में यह सट्टा लगाया था कि मादुरो को उठाया जाएगा, और यह सट्टा लगाकर, चूंकि वो उस टीम में था जो मादुरो को उठाने जा रहा था, तो जाहिर तौर पर उसको पता था क्या होने वाला है। तो ये जो उसने सट्टा लगाया, उस सट्टे में उसको लाखों का फायदा हुआ था। यानी आर्मी के अंदर के लोग भी सट्टा लगा रहे हैं, सरकार के अंदर के लोग भी सट्टा लगा रहे हैं, पीटर हेग्सेथ भी कमा रहे हैं और सारे लोग कमा रहे हैं। तो अगर अमेरिका में सब कमा रहे हैं और अगर अमेरिका में
दुनिया को जुआ घर समझा जा रहा है, कसीनो समझा जा रहा है, तो फिर अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैसे कमाता है तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ट्रंप को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। असल दिक्कत जो है वो नेतन्याहू को है। वो जानता है कि ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर ईरान कमाएगा उससे ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन शानदार हो जाएगी, वहां जो महंगाई और बाकी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी और उसके बाद मोसाद और सीआईए के एजेंट्स के लिए सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना मुश्किल हो जाएगा और साथ में इस पैसे के एक हिस्से का इस्तेमाल मिसाइलें बनाने में, एयर डिफेंस बनाने में, नेवल फोर्सेस बनाने में किया जाएगा और इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए नेतन्याहू ने फोन करके, जो खबर आई थी कि वांस लगातार नेतन्याहू को फोन कर रहा था, अब यह बताया जा रहा है कि कम से कम 4 बार उसने फोन किया था जो 22 घंटे की बातचीत हुई थी उसके अंदर। तो नेतन्याहू को यह नहीं पसंद होगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैसे वसूल पाए, लेकिन ईरान तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैसे वसूल रहा है। अब तक आनाकानी हो रही थी, कल तो साफ खबर आ गई कि ईरान न केवल पैसे वसूल रहा है बल्कि रियाल में वसूल रहा है, न डॉलर में न युआन में। उसने सिस्टम बना लिया है, जहाजें जो गुजरेंगी उन जहाजों से वो पैसे वसूलेगा और वो रियाल में वसूलेगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पैसे देकर सबके लिए खुली है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं खुली है। वो अगर पैसे भी देगा तो भी इजराइल की जहाज नहीं जाने दी जाएगी। तो ट्रंप के सारे नाटक के बावजूद, नेतन्याहू की सारी परेशानी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल तो पूरी तरह से ईरान का ही है। आप कहेंगे कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी लगाई है उसका क्या? तो अमेरिका का अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि उस नाकाबंदी के बावजूद 34 जहाजें निकल चुकी हैं उसमें। तो उस नाकाबंदी में कितने छेद हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत पतला है, 21 माइल के आसपास का, लेकिन उसके अगल बगल नक्शे में आप देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा समंदर है जिसको इस तरह से कंट्रोल कर पाना मुश्किल नहीं है। और आप जानते हैं कि अब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर ईरान जिन जहाजों को चाह रहा है निकलने दे रहा है और जिन जहाजों को नहीं चाह रहा है उनको ब्लॉक कर दे रहा है, उनको पूरी तरह से कैप्चर कर ले रहा है। और कल आपने ये चीज देखी है, कल बाकायदा ईरान ने वीडियो जारी किया था, हमने भी दिखाया था कि किस तरह से 2 टैंकर्स को उसने जब्त किया है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की बादशाहत कायम है, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। सवाल है बाब अल मंदेब का, क्योंकि होथीज लगातार इस बात को कह रहे हैं और ईरान भी कह रहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई, और दोबारा जंग को छोड़िए, अगर इस ब्लॉकेज को अमेरिका ने नहीं हटाया तो हम बाब अल मंदेब को भी बंद करवा देंगे। और आप अमेरिका की हालत देखिए, इरिट्रिया आप जानते हैं अफ्रीका का मुल्क है और सारी दुनिया से कटा हुआ है, उसके ऊपर भी अमेरिका ने ढेर सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। शुद्ध तानाशाही है वहां पर, वहां बाहर के लोगों का जाना भी बहुत मुश्किल है। और जो तानाशाही है वो ऐसी है कि वहां ना आपको डॉलर मिलेगा, ना एटीएम मिलेगा, ना ट्विटर मिलेगा, ना फेसबुक मिलेगा, ना यूट्यूब मिलेगा। वो पूरी तरह से एक बंद देश है, आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक बंद इकॉनमी है, जिसके साथ अमेरिका ने लगभग अपने रिश्ते तोड़े हुए थे। अब ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका इरिट्रिया से दोबारा रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, सैंक्शन हटाने की कोशिश कर रहा है, उनको मनाने की, हाथ पांव जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों समझने के लिए नक्शा देखिए। बाब अल मंदेब पर यमन लगता है और इस तरफ से इरिट्रिया और सोमालिया लगते हैं। तो जरूरी यह है कि इरिट्रिया को मनाया जाए ताकि वहां से जहाजें निकालने की कोशिश की जा सके। हालांकि यमन वहां तैयार बैठा है, अगर बाब अल मंदेब बंद होने की घोषणा के बाद से वहां जहाजें निकलती हैं तो यमन अटैक जरूर करेगा। ऐसे में इरिट्रिया का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। मैंने जो शेर कहा था उसमें बशीर साहब ने कहा था कि इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। तो अगर इरिट्रिया के सामने भी झुकना पड़ रहा है तो आप समझिए कि अमेरिका की इस समय क्या हालत है। और इसके बावजूद इरिट्रिया मान जाएगा, इरिट्रिया अमेरिका से समझौता कर लेगा, ये कोई पक्की बात नहीं है, इसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे ईरान की शर्तें तो लगातार पूरी की जा रही हैं। यहां जरूर लगी हुई है नाकाबंदी, लेकिन लेबनान में सीज फायर के लिए लगातार कोशिश हो रही थी और अब कहा जा रहा है, और बल्कि कहा क्या जा रहा है, पक्की खबर है कि लेबनान में सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह शर्त थी ईरान की और इस शर्त को अमेरिका मान रहा है। असल में सारा मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका हुआ है और ईरान की जिद है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बादशाहत तो हमारी ही चलेगी। ट्रंप इंतजार कर रहे हैं, ट्रिगर पर उंगलियां दोनों तरफ हैं, लेकिन ट्रंप के ऊपर भारी दबाव है कि इस जंग से बाहर निकलिए। अगर यह दबाव नहीं होता तो ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर हमला कर चुके होते। जो खबरें आ रही हैं वो खबरें यह बता रही हैं कि आर्मी के अंदर बहुत बवाल है, आर्मी के अंदर बहुत प्रेशर है। पहले आपको यह बताया गया था कि थार्ड और बाकी सब जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो एयर डिफेंस है, उसमें काफी डिप्लीशन हुआ है, वो काफी कम हो गए हैं, यानी आधे से ज्यादा खत्म हो गए हैं। यह बात तो कई बार बताई जा चुकी है। अब खबर यह आ रही है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स भी काफी खत्म हो चुकी हैं ईरान के ऊपर। जिस तरह की लॉन्ग रेंज मिसाइल इन लोगों ने छोड़ी है, लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी की मिसाइल जो इन लोगों ने छोड़ी है, उसके चलते और मिसाइलें जिस तरह से ईरान ने इनकी तबाह और बर्बाद की हैं, इनके पास मिसाइलों के नंबर भी बहुत कम हो गए हैं। चिंता यह जताई जा रही है कि कल को चाइना अगर ताइवान पर अटैक कर दे तो अमेरिका के पास न तो मिसाइलें बची हैं इतनी और ना ही एयर डिफेंस बचा हुआ है कि अमेरिका चाइना का मुकाबला कर पाए। तो आर्मी के अंदर प्रेशर है कि यह जंग अगर और चली तो ईरान में हम ऐसा फंस जाएंगे कि कहीं और जरूरत पड़ी तो ना हमारे पास हथियार होगा और ना हमारे पास पैसे होंगे। इसके अलावा अब यह पता चल रहा है कि 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। मरने की संख्या इन्होंने 13 पर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि मरने वालों की संख्या भी 100 के करीब कम से कम है और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका भी वहां पर दबाव है कि और ज्यादा सैनिक हम वहां ईरान में नहीं भेजना चाहते और इसी दबाव के चलते और इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही। आप देखिए मैक्रॉन का बयान आता है और मैक्रॉन कहता है कि जो अमेरिका ने नाकाबंदी की है यह बिल्कुल गलत है, अमेरिका को नाकाबंदी तुरंत हटानी चाहिए। मैक्रॉन ने खुल के बोला है, अंदर अंदर भी बहुतों ने बोला होगा। उधर ईरान जिसके ऊपर सारी दुनिया अमेरिका के साथ कदमताल करते हुए सैंक्शन लगा रही थी, वहां कभी दक्षिण कोरिया के राजदूत पहुंच रहे हैं, कभी कोई पहुंच रहा है, कभी कोई पहुंच रहा है। सारी दुनिया उसके साथ एडजस्टमेंट करने में लगी हुई है कि किसी तरह से उसकी जहाज निकल जाए, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। आप अगर देखेंगे कि तेल का प्रोडक्शन वहां कैसे घटा है तो टोटल 56% प्रोडक्शन रह गया है, 44% प्रोडक्शन घट गया है। अगर आप देखेंगे तो इराक में केवल 18% प्रोडक्शन रह गया है, यानी 82% प्रोडक्शन इराक का कम हो गया है, 75% प्रोडक्शन कुवैत का कम हो गया है और कतर की बात करेंगे तो वहां भी 75% प्रोडक्शन कम हो गया है। केवल ओमान इकलौता देश है जिसने ईरान के साथ रिश्ते अच्छे रखे हैं, वहां ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा है, बाकी हर जगह ऑयल प्रोडक्शन कम हो गया है। और ये कम ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की मार्केट में नहीं आ पा रहा है, जिससे परेशानियां हैं, ये आप अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। तो ऐसे में सारे देश ईरान के साथ एक रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं कि भाई आप जो है किसी तरह से तेल आने दीजिए। ईरान अपनी पॉलिटिक्स बहुत कायदे से खेल रहा है और बहुत मजेदार तरीके से खेल रहा है। पूरा अमेरिकन प्रेस और ट्रंप लगे हुए थे ये बताने में कि ईरान में तो बड़ा डिवीजन हो गया है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग सोच रहे हैं। तो कल कालिबाफ का बयान आता है, पजेश्कियन का बयान आता है और भी लीडर्स का बयान आता है और हर्फ दर हर्फ एक ही बयान सब लोग देते हैं, हर्फ दर हर्फ कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, यानी एक ही जगह बयान तैयार हुआ है और सब लोग बयान देते हैं कि ईरान में कोई दो ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है और वो सुप्रीम लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। यहां हमारे बीच में कोई बंटवारा नहीं है, ये ईरान सारी दुनिया के सामने बता देता है। ये लोग पहले कह रहे थे कि शायद मुस्तफा खामनेई साहब मारे गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई इतने बीमार हैं कि IRGC चला रही है। हकीकत यह है, जिसको अमेरिका के अखबार भी तस्लीम कर रहे हैं, कि मुस्तफा खामनेई साहब स्वस्थ हैं। जाहिर तौर पर उनको चोट लगी है, हाथ पांव में चोट लगी है, चेहरे पर चोट लगी है, लेकिन वो सोचने समझने और बोलने की कंडीशन में हैं और वही इन सारी चीजों को गाइड कर रहे हैं। तो अमेरिका के जितने प्रचार हैं वो सारे प्रचार ईरान बड़े प्यार से ध्वस्त कर रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे खेल रहा है उसका एक एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा। ट्रंप ने बयान दिया, एक ट्वीट रिट्वीट किया उसने, जिसमें चाइना और इंडिया को हेल होल, नरक का द्वार कहा गया था। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी चुप, राजनाथ सिंह चुप, अमित शाह चुप, जयशंकर चुप, विदेश मंत्रालय से एक बयान आया जिसमें मजम्मत तो की गई लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लिया गया।
और उसी समय आप देखते हैं कि चाहे वो हैदराबाद में ईरान की एम्बेसी हो, चाहे मुंबई में ईरान की एम्बेसी हो, वो हिंदुस्तान की ये शानदार तस्वीरें लगाती है, हिंदुस्तान के बारे में शानदार एक वीडियो बनाती है, कहती है मुंबई तो बेहद खूबसूरत है ही, लेकिन जब आप दक्षिण की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो लगता है ये एक अलग ही दुनिया है और अमेरिका क्या जाने सभ्यता क्या होती है वगैरह वगैरह, और कहते हैं कि असली हेल होल जो है वो तो अमेरिका में ही है। यानी हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों का दिल किस तरह से जीत रही है ईरानी एम्बेसी, आप इस ट्वीट को देखकर समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद सबको लगा कि प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था, झालमुड़ी खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन यह कहना चाहिए था अमेरिका के बारे में, ट्रंप को ऐसा जवाब देना चाहिए था, होम मिनिस्टर को कहना चाहिए था, जयशंकर को कहना चाहिए था, हमारी गोदी मीडिया को कहना चाहिए था, जो ये नहीं कह पाए, जो कहने की हिम्मत इनके अंदर नहीं थी, वो ईरान की एम्बेसी ने करके दिखाया। आप सोचिएगा क्या शानदार इन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड किया है। इस तरह से ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। और वैसे अगर देखें तो दुनिया बड़े मजेदार मरहले पे है। रशिया कहता है हम ईरान और अमेरिका के बीच समझौता चाहते हैं, खुद 4 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है। अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लेबनान, इजराइल और जाने किसके किसके बीच में समझौता करवा रहा है और खुद ईरान से लड़ रहा है। ईरान अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से समझौता करवा रहा है। पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान से लड़ रहा है, लेकिन समझौता करवा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। और चाइना न किसी से लड़ रहा है, न किसी का समझौता करवा रहा है, हथियार बना रहा है, सामान बना रहा है, सारी दुनिया को बेच रहा है। और हमारे देश के अंदर मोदी जी न हथियार बेच रहे हैं, न समझौता कर रहे हैं, न जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं। तो इससे शानदार मरहला आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।